नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की साइंस मेरे द्वारा पढ़ने वाले हो। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बजे जो क्लास होती थी, आज थोड़ा सा 30 मिनट आगे बढ़ गई। उसका रीजन है कि हमारी जीएस की क्लासेस चल रही थी। अब जो क्लास होने वाली है वो आपकी साइंस की क्लासेस होने वाली है। साइंस की क्लास में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे ग्रुप डी में जो पीवाईक्यूज हैं, यानी ग्रुप डी के जो एग्जाम हो चुके हैं, उन शिफ्ट वाइज एग्जाम्स का यहाँ पे हम एनालाइजेशन करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड तक हो चुका है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिफ्ट थर्ड को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट थर्ड के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए, गुड इवनिंग भाई अमन। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के द्वारा आपकी ग्रुप डी की ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम पीवाईक्यूज कराते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करूं तो जीएस की क्लासेस चलती हैं शाम को 5 बजे, और उसके बाद में 6 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस की पीवाईक्यू कराता हूं। और इसके बाद 8 बजे जो क्लास चलती है वो आपकी मैथ्स की चलती है। ये आपको सबको पता ही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए है। आप लोग मेरे द्वारा यहाँ पे पीवाईक्यूज करते जा रहे हैं और आपको पता चल गया होगा कि पीवाईक्यूज को मैं किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे साथ में साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एक कंसेप्ट के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में कंप्लीट करे, तो वो ले सकता है ये हमारा बैच, जो कि आपको मिलने वाला है हमारी एप्लीकेशन पर। तो हमारी एप्लीकेशन जो कि यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से है, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और इस प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो हमारे होम पेज पे आपको साइंस का बैच मिल जाएगा। ये साइंस स्पेशल बैच मात्र आपको 99 रुपए में मिलने वाला है। मात्र 99 रुपए। 33 रुपए सब्जेक्ट पड़ रहा भाई। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे साथ में 99 रुपए में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसकी डेमो क्लासेस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने डेमो क्लासेस नहीं देखी तो आप क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा वहां पर मैं जिस तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, और ये बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप एनरोल कर सकते हैं केवल 99। तो 99 वाला साइंस का बैच मेरे द्वारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस क्लासेस को ले सकते हैं, और ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और आपकी जिंदगी बदल देंगे। और ये आपका ये जो ऐप है ना, ये आज एक नॉर्मल ऐप नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये ऐप बनाया गया है। और यहां पर आप अपनी सफलता की कहानी लिख के जाओगे, ये मेरा वादा है। चलिए, अब मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके अलावा इस बैच में मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा 2 क्लासेस अपलोड की गई हैं। यहां पे ये यूट्यूब पर भी मिलेंगी और हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। YouTube पर आपको सबसे पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे स्पेशल बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद जो अगली क्लास रही है, इस क्लास में मैंने मोशन यानी फिजिक्स को स्टार्ट किया है। और मोशन चैप्टर का पहला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, ये क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो आप इन क्लास को देख सकते हो, मैं किस तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं। और इसके बाद में ये बैच कितना बेनिफिट रहने वाला है, कितना यूजफुल रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। और आप इस चीज पे खुद सोचोगे कि 99 रुपए में इतना बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। यहां तक कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड नहीं करता है कोई 99 रुपए में, और हम आपको 99 रुपए में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बैच भी पढ़ा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं, और यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए बस फायदा ही फायदा है। आप यहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कहां जाएंगे? यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। ठीक है मोहिनी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा बैच आ रहा है 99 रुपए में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपका शिफ्ट थर्ड का पेपर है 26 अगस्त 2022 का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मानव शरीर में जो पायरुवेट का ऑक्सीविघटन होता है वो कहां पर होता है? रामकृष्ण कुशवाहा भाई, गुड इवनिंग। और मोहिनी, सभी को, जितने भी जो साथी जुड़े हैं, मोहम्मद साबिर, एएसपी, अमन कुशवाहा, और इसके अलावा मोहिनी, रामकृष्ण, सभी को गुड इवनिंग। अब बात करते हैं, अब लोग अपना शेयर कर सकते हैं। आप लोग जो चाहते हैं कि आपके साथी आप हमारे साथ में यहाँ पे पढ़े हैं, तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं पढ़ा। और इसके अलावा अदर जो लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर में पायरुवेट। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा
कि पाइरुवेट बनता कहाँ पे है। अगर आप ये जानते हैं कि पाइरुवेट बनता कहाँ पे है तो मैं बता दूं कि पाइरुवेट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसका जो निर्माण होता है ना, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म कहां पर मिलेगा भाई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए हमारे पास में सेल होती है और ये सेल जो होती है सेल के पास में द्रव्य होता है, कुछ द्रव्य होता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य होता है और इस द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहीं पर पाइरुवेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इसने निर्माण तो पूछा नहीं है, इसने पूछा कि विघटन कहां पे होता है। तो चलिए पहले निर्माण तो कर लें। तो यहां पे साइटोप्लाज्म में इसका निर्माण हुआ। अब यहां पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में यहां पे क्या होगा, यहां पे इसके बाद में ये जो आपका पाइरुवेट है ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद में यहां पे आपका क्या जाएगा, पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जैसे ही मैंने बोला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका मतलब क्या है, यहां ऑक्सी विघटन हुआ है, एरोबिक ब्रेक डाउन हुआ है। तो पाइरुवेट का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहां होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी की वजह से हमारी सेल को एनर्जी मिलती है। हम लोग एनर्जी जो मिल पाती है ना, हमारे चलने पे, हमारे दौड़ने पे, ये एनर्जी मिलती कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों मिलती है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस है तो क्या करता है भाई, एनर्जी, यहां पे एनर्जी रिलीज करता है जो कि सेल को चाहिए होती है। तो बस यही आपका क्वेश्चन था। सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या, सर भाई व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसके अलावा हमारा चैनल भी है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपकी कोई भी चीज़ें नोट, आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आपको नंबर्स दिए गए, आप यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने पूरा बता दिया है कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है किसमें, पाइरुवेट में। पाइरुवेट में टूटने पर यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद में जो आपका ग्लूकोज है यानी जो पाइरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में ये वेस्टेज के रूप में टूट जाता है और हमें एनर्जी मिलती है, 32 एटीपी की एनर्जी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पढ़िए सेकंड को और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब आप यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, कि परावैंगनी विकिरण है, इसकी उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर क्लोराइड होता क्या है, तो आप याद रखो AgCl होता है, AgCl होता है, इसे कहते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। अब ये टूट किस में रहा है भाई, ये टूट रहा है Ag में यानी सिल्वर में और क्लोराइड में यानी Cl2 में। तो यहाँ पे Cl2 आया है तो ये हो जाएगा 2AgCl और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। इतनी बात समझ में आई। यहां पे बोला जा रहा है परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहां से आएगा, प्रकाश से आएगा, यानी सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है। तो ये अब बताओ, जब प्रकाश की बात आ रही है तो इन चारों में प्रकाश की बात करता कौन है। गुड इवनिंग हरिओम भाई, बाय, पहले ही आते ही बाय। यहां पे मैंने बोला अल्ट्रा वायलेट, यहां पे रेडिएशन की बात हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के संपर्क में आए। अब प्रकाश के संपर्क में कहां से आओगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, यही यहां पे हमें दिखा रहा है कि प्रकाश अपघट्य अपघटन अभिक्रिया। तो ये बात बताओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक है वो प्रकाश के संपर्क में आएगा और टूट जाएगा, नया पदार्थ बनाएगा, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश अपघटन अपघट्य अभिक्रिया, जो कि आपको यहां पे दिख रही है कि परावैंगनी विकिरण की बात हो रही है, जो कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में आने के बाद में, सूर्य के प्रकाश के आने के साथ में ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। आएगा समझ में। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर ये द्विविस्थापन क्यों नहीं हो पाया, तो यह खुद सोचना कि कोई दो यौगिक हैं, कोई दो यौगिक हैं, यहां पे क्या होगा, आयन का आदान प्रदान हो जाए।
किन्हीं दो यौगिकों का आदान प्रदान हो जाए। तो यहां पे कोई दो यौगिक थे, एक ही था हमारे पास में, इसलिए ए नहीं हो पाया। ऊष्मीय अपघटन क्यों नहीं हो सकता? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा यौगिक जो ऊष्मा के संपर्क में आके टूट जाए। तो यहां पे ऊष्मा की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात थी। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है भाई? जहां पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इन तीनों में यह आंसर हमारे पास में केवल डी बचा। तो इसी के कारण प्रकाश ऊर्जा Ag और Cl के रूप में क्या करती है? बंधन को तोड़ती है, जिससे Ag और Cl2 बनते हैं। ठीक है, डी आंसर आया, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। रामकृष्ण कुशवाहा, अमन, डी बिल्कुल सही है। बाकी बढ़ते हैं, ये मैंने आपको लिख के दिया है कौन सा कैसे क्या बना। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब ये थर्ड क्या है, ये क्या कहता है? दिमाग लगाना और इसके बाद में आंसर देने की कोशिश करना। नॉर्मल आप ऐसे नहीं कि भाई तुक्का लगा दो, और मैं तुक्का लगाने की बात नहीं करता, मैं यहाँ पे समझाने की बात करता हूँ। आप जिन चीज़ों को कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, यहाँ पे बोला गया है मनुष्य की छोटी आंत, यानी छोटी आंत की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, मौजूद अंकुर यानी बिलाई नाम की चीज होती है। अब बिलाई नाम होता कि इसकी कुछ विशेषताएं हमें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी हैं इनको पढ़ना है। बोल रहा है कि ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना है। तो भाई विलाई जो होती है ना, वो वास्तव में एक अंगुली नुमा संरचना ही होती है, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब यहाँ पे ये फूड ये है क्यों? उंगली नुमा संरचना की जरूरत क्या है? तो ये क्या करती है? फूड को मूव कराने में हेल्प करती है। क्या कर रही है? खाना मैंने खाया, खाना कहाँ जाएगा? गले से होते हुए कहाँ जाता है? पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद ये कहाँ पहुंचता है? ये छोटी आंत में पहुंचता है। अब छोटी आंत में खाना आगे बढ़ेगा, इसलिए कहाँ पे अब रहेगा तो, लेकिन बिलाई जो होती हैं उंगली नुमा संरचनाएं जो होती हैं वो उसको आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, मूव करा रही हैं। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। तो भाई अगर बड़ी चीज है, इसका मतलब क्या है? कोई खाना है उसको क्षेत्रफल ही तो प्रदान कर रही हैं। क्षेत्रफल यानी उस एरिया एक प्रदान करती हैं जिसके बाद वो मूव कर पाता है। भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे जब उंगली नुमा संरचना है ही तो छिद्र कहाँ से हो जाएंगे? तो ये तो आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो गया। बचा आपके पास में फोर्थ, रक्त केशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो यहाँ पे क्या करती हैं? रक्त को पहुंचाती हैं। ये ठीक है, यहाँ पे मेरे को आपको पता चल गया होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, और इस कारण फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि पतली दीवारों के पर लगी हुई ये कैसी संरचना होती है? अंगुली नुमा संरचना होती है, जो एक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है, फूड को मूव कराती है, और यहाँ पे रक्त केशिकाओं के द्वारा को आपूर्ति मिलती रहती है। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। बाकी आपको मैंने लिख के दिया है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ना उंगली नुमा संरचना है। और उंगली नुमा संरचना क्यों है? यहाँ पे फूड आता है, फूड फंसता है और आगे मूव करता रहता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। बहुत पतली दीवारों से बनी अंगुली नुमा संरचना है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा सतही क्षेत्रफल इनको प्रदान करते हैं। छोटी आंत में बिलाई की उपस्थिति सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण, भाई अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनका पाचन होता है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे बात आती है, अब ये आ गया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। अब ये बात क्या, ये क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं, जब किसी तांबे के तार में, कोई तांबे का तार है, चलो मैं बात करता हूं आपसे, ये कोई तांबे का तार है, मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये तांबे का तार बनाया, में 4.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, और इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट का है। अब दिमाग लगाना कि कोई वायर है, क्या इसमें करंट नॉर्मल फ्लो हो जाएगा? नहीं होगा। कब तक फ्लो नहीं होगा? जब तक कि मैं इसमें कोई बैटरी ऐड ना कर दूं। अब मैंने क्या किया, इसको बैटरी से ऐड कर दिया, ये मैंने बैटरी यहां पे लगा दी। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी है? ये भाई 2 वोल्ट की बैटरी है। अब यहां पे जैसे ही मैं 2 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो इस बैटरी से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 0.4 एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो होता है। ठीक है, बोला गया है तार का प्रतिरोध बताओ। मुझे यहां पे क्या दे रखा है? बी दे रखा है, यानी विभव दे रखा है, बैटरी दे रखी है, करंट दे रखा है, कितना है भैया? 0.4 एम्पियर है। और हर वायर का, जो भी वायर है, चाहे कोई भी वायर ले लो,
उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो करंट को रोकने का काम करता है। हर वायर के पास में होता है, किसी के पास में कम होगा तो किसी के पास में ज्यादा होगा। अब यहां पे आप खुद सोचो, मेरे को आर पता करना है, बी दिया है, आई दिया है, कोई फॉर्मूला यूज कर सकता हूं तो याद रखना फॉर्मूला ओम के नियम से लगेगा, जो होता है बी बराबर आई आर। ठीक है, ओम का नियम यहां पे हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, अब बी कितना है हमारे पास में, 2 है। आई कितना है भैया, आई तो मेरे को दे रखा है 0.4, तो 0.4। अब मुझे यहां पे रेजिस्टेंस पता करना है। अब खुद सोचो, आर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 2y 0.4 होगा। अगर मैं चाहूं तो पॉइंट से इसको हटा दूं तो ये हो जाएगा आपका 10 यानी 20। 20/4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से काटोगे 20 को 5 बार जाएगा, और 5 बार काटेंगे तो इसका अब ये इसका मात्रक क्या होगा, ओम होता है। तो 5 ओम आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी किसने दिया है, 2.5 एम्पियर दिया है रामकृष्ण भाई, गलत आंसर है। दीपक कुमार, हाय भाई दीपक कुमार, गुड इवनिंग। हाय क्या होता है, गुड इवनिंग। अब आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपके साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जो आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। ये बात आपको अब मालूम, मैंने बता दी है, मालूम भी पड़ चुकी है। अब बात करते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, तांबे का तार है, तांबे के तार में 4 एम्पियर 0.4 एम्पियर की धारा यानी करंट प्रवाहित हो रहा है, और करंट प्रवाहित कब होगा, जब मैं उसे बैटरी से जोड़ दूंगा। तो मैंने बैटरी लगाई, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तार का प्रतिरोध हमें पता करना है, हर वायर के पास में रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पे मेरे को बी दे रखा है, आई दे रखा है, आर पता करना है, फॉर्मूला लगा दिया, बी बराबर आई आर, और जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया मेरे को आंसर पता चल गया, 5 ओम का यहां पे रेजिस्टेंस है। थैंक यू भाई दीपक कुमार। इसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगता है तो वही लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको रोजाना क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, और एक बैच है भाई 99 रुपए का, वो लॉन्च किया गया है, तो आप वहां पर जाकर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बोला गया है, इन चारों में से कौन सी अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन क्या है, द्वि का मतलब होता है डबल, और विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी अभिक्रिया इनमें से होगी, 4 ऑप्शन है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां पे ऑप्शन ए से लेके चलता हूं, यहां बोला गया MgO और H2O। अगर MgO और H2O दोनों को मैं लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये पानी है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या करेंगे, ये तो घुल जाएंगे, और घुल जाएंगे तो क्या बना देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ये तो आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि दो द्विविस्थापन का मतलब है कि मेरे पास में 2 यौगिक होने चाहिए। द्विविस्थापन कब होगा, जब मेरे पास में 2 यौगिक होंगे, और दोनों यौगिक का क्या होगा, आयन होंगे इनके पास में। इन दोनों यौगिक का क्या होना चाहिए, आयन का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इनका क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, तभी तो वो द्विविस्थापन कहलाएगा। 2 नए यौगिक तभी तो मिलेंगे। हम यहां पे 2 यौगिक लेंगे तो 2 यौगिक का आदान प्रदान होगा आयनों का, और इस वजह से 2 नए यौगिक बनेंगे, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन। तो यहां पे 2 यौगिक तो थे, लेकिन बना क्या, एक बना। तो खुद सोचो, ए नहीं होगा। यहां 2 थे, यहां बने 2 हैं। अब दिमाग आ रहा होगा शायद हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट हैं, और जो ज्यादा रिएक्टेंट है उसने क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया। Zn यहां पे, ये Zn की यहां पे हमने फेरस क्लोराइड से क्या करा दी, अभिक्रिया कराई। तो यहां पे क्या होता है, ये Zn क्या करता है, इसके Cl3 को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब खींचना हो गया तो विस्थापन हो गया। ये डबल विस्थापन नहीं, ये विस्थापन हुआ है। इसकी बात करते हैं, HCl, KOH, KCl और H2O। चलिए, HCl है, यहां पे हाइड्रोजन के पास में क्या है, आयन है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ये यहां पर हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, QH से H2O के रूप में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, यानी ये विस्थापित कर देता है। और इसके अलावा ये KOH है, यानी K+ आयन क्या करेगा, HCl के साथ में क्या करता है, HCl के साथ में KCl बना लेता है। तो आप खुद सोचो, ये K के पास में क्या था, पॉजिटिव आयन था,
H के पास में क्या था, पॉजिटिव आयन था। इन दोनों ने क्या किया, अपने आयन को यहां पे क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया। तो K ने क्या किया, HCl के साथ अपक्रिया की, और यहां पे H ने क्या किया, OH के साथ अपक्रिया की, जिसके कारण यहां पे जल बना और ये KCl बना। तो इसका मतलब क्या है, यही है डबल विस्थापन, यहीं पर हो रहा है आयन का आदान प्रदान। और यहां पे क्या है, एक यौगिक दो यौगिक में टूट रहा है। मैंने तो बताया दो यौगिक होंगे और दो नए यौगिक भी बनेंगे, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। द्विविस्थापन का सीधा सीधा मतलब दो यौगिक में आयन का आदान प्रदान होगा और दो नए यौगिक बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहां पे, हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले दिमाग लगा लो, अवतल दर्पण है तो कैसा होगा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में कौन से पार्ट पे पॉलिश होगी, इसके उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश होगी, यानी आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश होगी। और इसके अलावा यहाँ पे एक मेजर एक्सिस होती है, और इस मेजर एक्सिस में क्या क्या होता है, हमारे पास में एक फोकस होता है और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पास में होता है पोल। ये तीन चीजें होती हैं। अब बात करते हैं आगे क्या कहता है। सूर्य की प्रकाश की किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अवसरित करता है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं, और अनंत से आती हैं तो क्या होगा, अनंत से जब कोई किरण आएगी तो वो इससे टकराएगी और फोकस से होते हुए जाएगी, और इसने क्या कहा है, अवसरित कर रही है 10 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 सेंटीमीटर पे इसका क्या होगा, फोकस होगा। क्या है, 10 सेंटीमीटर पर फोकस होगा। और फिर कहता है कि कोई वस्तु है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो मैंने कहा कि यहां पे कोई वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है। चलो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, खुद सोचना, दिमाग लगाना कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है क्या, फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस होता है, या मैं कहूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगना होता है। तो मैं कहूं यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस फोकस का दुगना है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें यहां पे आ रही थी तो 10 सेंटीमीटर में अवसरित हो रही थी, इसका मतलब फोकस ये होगा। और इस फोकस का दुगना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई वस्तु रख देंगे तो 20 सेंटीमीटर की है। इस आधार पर खुद सोचो कि ये दर्पण के पीछे है या दर्पण के सामने है। तो आपको दिख रहा होगा ये तो दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब भी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पर है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। कहां बनी, दर्पण के पीछे या सामने, दर्पण के सामने। ये कह रहा है सामने 10 सेंटीमीटर पर नहीं होगा, पीछे तो बननी ही नहीं है, ये भी पीछे नहीं बननी है। बच्चा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो कहता है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्या है सर, प्लीज 99, क्या 99 भाई, एक अगर आप 99 की बात कर रहे हो, 99 रुपए में हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलने वाला है। और आपके दिमाग में होगा भाई सस्ता है तो पता नहीं कैसा होगा, तो भाई आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे हमारा यहाँ पे डेमो भी पड़ा हुआ है, डेमो नंबर 1 के नाम से मोशन पढ़ाया है मैंने, आप उसको देख लो, वहां कंटेंट को देखना और उस कंटेंट के बेस पर आप कहना कि क्या 99 रुपए कम है या ज्यादा। ठीक है, तब कहना। और इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा भाई। इतने में नेट नहीं आता, 1 महीने का भी नेट पढ़ाते हो ना तो वो भी 199 का है, 50% डिस्काउंट नेट के लिए भी, सोच लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं। कैसे, 10 ओम का और 30 ओम का दो प्रतिरोध हैं। ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब श्रेणी क्रम की अगर बात कही है तो ये कैसा होगा, तो श्रेणी क्रम होता है इस तरीके से कि एक ही वायर में हमने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम है। और ये क्या होगी, ये बैटरी होगी जो कि आपको इन दोनों वायर से जोड़ती होगी। 10 ओम का प्रतिरोध है,
ठीक है, तो हमने बना दिया। एक हो गया आपका 10 ओम का प्रतिरोध और दूसरा है आपका 30 ओम का प्रतिरोध। बैटरी है तो यहां पे कितनी वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी होगी तो यहां पे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो कितना है पता नहीं। ठीक है, तो कितना है पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं करंट का पता करूं कि करंट कितना फ्लो होगा। तो आपको सबसे पहले आर दिया गया है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर वन प्लस आर टू। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। आर वन कितना है हमारे पास में, मैंने बोला 10, आर टू कितना है तो बताया 30, टोटल कितना हो गया 40। क्या है ये, ओम है। तो आपका पूरा टोटल जो रजिस्टेंस है वो कितना है, 40 ओम का रजिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहां पे मुझे आगे करंट को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है 6 वोल्ट की बैटरी है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है ओम का नियम, बी बराबर आई आर। ठीक है, बी बराबर होता है आई आर। बी कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है तो मैंने कहा 6 है। आई मुझे पता नहीं कहां कितना है, पता नहीं है। आर कितना है, तो आर आपको दे रखा है 40 यानी 40 दे रखा है। कितना हो गया, 40 दे रखा है। तो यहां पे आई बराबर क्या हो जाएगा, खुद सोचो, आई बराबर हो जाएगा 6/40। ठीक है, तो यहां से मैं करंट की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.15 एम्पियर। ठीक है, अब सोचो, यहां पे मुझे आई पता है, मुझे आर पता है, मुझे बी पता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 1 सेकंड में प्रतिरोध में द टोटल हीट डिसिपेटेड द रेजिस्टेंस, यानी कितनी ऊष्मा यहां पे उत्पन्न होती है 1 सेकंड के प्रतिरोध में जो हम यूज कर रहे हैं, तो कितनी ऊष्मा यहां पे निकल लेगी। तो आपसे पूछा गया भाई, ऊष्मा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि जूल के ऊष्मा का नियम होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। सारे फॉर्मूले को देखते जाना कौन कौन से यूज हो रहे हैं। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, ए आर बराबर आर वन प्लस आर टू, यहां पे फॉर्मूला यूज किया ओम का नियम बी बराबर आई आर, और जूल का ऊष्मीय प्रभाव यूज किया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई मुझे कितना दे रखा है, आई मेरे पास में है 0.15 का होल स्क्वायर। प्रतिरोध कितना है मेरे पास में, प्रतिरोध है 40 का। टाइम कितना है मेरे पास, 1 सेकंड का टाइम है। 0.15 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.90 जूल। तो कितनी ऊष्मा यहां पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी 0.90 जूल। तो किसने आंसर दिया है सर, 99 वाला साइंस बैच का वैलिडिटी कितना है और हिंदी मीडियम रहेगा ना सर। तो मैं बता दूं, क्या नाम है आपका, हारमोनियम। तो भाई 99 जो बैच है, 99 रुपए वाला जो बैच है, ये बैच आपको कम से कम इसकी वैलिडिटी की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं 3 से 4 महीने, लगभग 3 से 4 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैलिडिटी बढ़ाने की बात आती है तो ये वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलने वाली है। ठीक है, 1 साल के अंदर ये कोर्स आपको 3 से 4 महीने में मैं कंप्लीट कराऊंगा, 1 साल तक आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक, इसके अलावा आपको फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, बायो में पढ़ा रहा हूँ। आप कंटेंट की बात कर रहे हो कि कैसा किस लैंग्वेज में रहेगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल का मतलब है कि मैं हिंदी भी लेके चलूंगा और इंग्लिश भी लेके चलूंगा। आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां पे हमारी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को खोलोगे, वहां पे मेरी 2 क्लास पड़ी हुई हैं। पहली क्लास में मैंने सिलेबस का डिस्कशन क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, दूसरी क्लास जो है मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप उस कंटेंट को देखो, उसे समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप खुद सोचो कि ये बैच मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर मैं आगे एग्जाम में पास होना चाहता हूं या साइंस पढ़ना चाहता हूं। साइंस के सारे कंसेप्ट को मैं वहां पे खत्म करूंगा और सारे कंसेप्ट आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये मेरा वादा है कि आप अगर मेरे से एक बार साइंस पढ़ लोगे तो आगे आपको साइंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसी का रिवाइज करते जाओगे, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ये मैं जरूर कहता हूं, ये मेरा वादा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं। ये मैं आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे ऊष्मा बतानी थी। सबसे पहले मेरे पास में क्या था, श्रेणी क्रम था, मैंने जोड़ दिया, आर बराबर 40 ओम आ गया। वोल्ट बैटरी हमें दे रखा था, करंट हमें पता करना था, यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया B बराबर आई आर, यहां से करंट की पता कर लिया वैल्यू। ऊष्मा का मैं यहाँ पे ऊष्मा की बात करूं तो ऊष्मा के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आई यहां पे मैंने पता कर लिया, आर मुझे दिया था, टी मुझे दिया था, मैंने निकाल दिया 0.90। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। सबसे पहले कहता है बेकिंग सोडा। तो दिमाग में सबसे पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बेकिंग सोडा बोला है तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। तो फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। क्या बेकिंग सोडा का कोई अदर नेम है? दिमाग चलाओ थोड़ा सा। अदर नेम है तो हाँ भाई है, Na यानी सोडियम, कितने कार्बन यहां पे, हाइड्रोजन कितना, एक है, और कार्बोनेट यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये बन गया। अब दिमाग थोड़ा और सोचो कि कैसा पदार्थ होता है भाई, ये तो सफेद होता है, तो देखा होगा सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यहां पे महीन पाउडर जैसा ये पदार्थ होता है। चलो इतनी बात पता कर ली, मेरे को इतनी बात बता दी। अब मैं करूं क्या, तो इसका पहले यूज भी बता लेते हैं। तो यूज जो होता है, आपने खाना बनाया है, अगर नहीं बनाया है तो आप मम्मी से आज जाके पूछ लेना, क्या खाना पकाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं? क्या हम साफ सफाई में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं? आप आज जाके पूछ लेना। ठीक है, मुझे लगता है अगर नहीं पता है तो आपसे ज्यादा साइंस मुझे लगता है मम्मी जानती होंगी। ठीक, चलिए इतनी बात मैंने बताई, क्यों बताई, यहां पे हमें किन यौगिक की आवश्यकता है, तो आप खुद यहां से दिमाग लगाना। ये क्या है, एक बनता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा मुझे जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। इसके अलावा मुझे जरूरत है अमोनिया की, NH3 की। और क्या जरूरत है, तो मैं पानी और यूज कर लूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो क्या बना यहां से, तो अब यहां पे मैं बता दूं क्या बनता है, तो वो बनता है NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनता है, तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl। तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं कि मेरे पास में क्या क्या जरूरत की वाली चीजें हैं जिनसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकता हूं। तो क्या क्या है, NaCl है, Na यानी सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम कहते हैं साधारण नमक। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, NH3 है, अमोनिया है, और इसके अलावा पानी है यानी H2O है। तो आप खुद सोचो क्या क्या दे रखा है। तो यहां ब्लीचिंग पाउडर जल दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, C कहता है साधारण नमक, तो हाँ जी सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई है, अमोनिया तो है, अगर जल और होता तो वो भी ऐड हो जाता। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है भाई, गलत हो गया कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा। अब हो गया आएगा सही। इसका उपयोग जो करते हैं कृषि में भी यूज करते हैं, खाना बनाने में भी यूज करते हैं, साफ सफाई में भी कर लेते हैं। तो ये सफेद टाइप का आपका कहते हैं पाउडर जैसा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा भी हम इसे ही बोलते हैं, NaCO3 के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है साधारण नमक, जल और सोडियम कार्बोनेट यौगिकों का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 से पहले जो लोग पूछ रहे थे कि 99 क्या है, तो मैं बता देता हूं कि आपका यादविन स्मार्ट क्लासेस की हमारी एक एप्लीकेशन है। क्योंकि ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है, ये कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलने वाला है, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। इसकी डेमो क्लासेस आपको जरूर यूट्यूब पर मिलेंगी, जो कि मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उन प्लेलिस्ट में जाइए, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और ये बैच क्यों बेनिफिशियल है और ये आपको आज फायदे का सौदा क्यों है, क्योंकि 99 रुपए का बैच है, 100 रुपए का भी नहीं है। और 99 रुपए मुझे लगता है कि कई लोगों का पर डे का खर्चा होगा, और यहां पे आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे 99 रुपए का ये स्पेशल बैच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यूजफुल है, क्योंकि केवल 99 रुपए में आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं,
फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा और बायो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसकी डेमो क्लासेस में मैंने पहला चैप्टर यानी मोशन से स्टार्ट किया है, आप वहां जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब ये जो क्लासेस हैं यूजफुल किसके लिए हैं, तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जो भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, वहां पर साइंस अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्लासेस उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपकी रेलवे, जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, यानी अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक आपकी क्लासेस यानी ये एग्जाम हो सकता है, तो ये रेलवे के बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एसएससी, क्योंकि आपको पता है एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो जहां पर साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। सर मेरा लगभग कोर्स कंप्लीट है बट क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं, तो भाई क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं रोजाना पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप रोजाना पीवाईक्यू की सीरीज को देख सकते हैं और यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख के क्वेश्चंस लगाने का तरीका भी देख सकते हैं। लेकिन आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना कैसे है, यहां पे तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको सॉल्व करके, लेकिन वास्तव में ये कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा और कौन कौन से बैच है मैं उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं कि आपको यादव स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे ग्रुप डी का पूरा बैच भी मिलने वाला है मात्र 399 रुपए में। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको सॉरी मैं नहीं, इसके अलावा मैथ्स जो है यादविन सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी जो है वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। ये ग्रुप डी का बैच 399 रुपए में, लेकिन आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंस मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र 99 रुपए खर्च करने की जरूरत है और मैं आपको पूरा नोट्स के साथ में प्रोवाइड करूंगा, सारी चीजों को, सारी क्लासेस को, सारे कंसेप्ट को, और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में हम आगे लेके चलेंगे जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो और इसके बाद में भी आपको जरूरत हो जहां पर साइंस पूछा जाएगा, आपके लिए वहां ये जरूरत की चीजें रहेंगी, क्योंकि साइंस आपके लिए हर टाइम दैनिक जीवन में भी काम आता है। ठीक है, आगे हमारा एक बैच है जो कि आपका लॉन्च होने वाला है, तो इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे देता हूं कि हम लोग यूपीएसआई का भी एक बैच लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको ये सारी टीचर यानी जो हमारी बाईएससी की पूरी टीम है आपको पढ़ाने वाली है, जहां पे आपको मूल विधि की क्लासेस भी दी जाएंगी, पॉलिटी की क्लासेस भी दी जाएंगी, हिंदी की क्लासेस, इसके अलावा जीएस की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, ये सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। यहां पर भी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो आप यूपीएसआई का बैच भी ले सकते हैं। ये बैच भी मात्र 399 रुपए में है, तो आपके लिए ये कितना फायदेमंद चीजें हो सकती हैं कि 400 रुपए तक में आपके सारे बैच मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। 399 में आपका यूपीएसआई है, 399 में आपका ग्रुप डी है और मात्र 99 रुपए में साइंस का बैच है, जो कि आपका कंप्लीट होगा सिलेबस के साथ में, एनसीईआरटी बेस्ड साथ में मैं लेके चलूंगा, जिससे आपको चीजें और आसानी से आएंगी। आगे बढ़ते हैं, हो गया हमारा प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आगे होगी बॉयस, तो चलो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बॉयस आ चुकी होगी, हाँ बिल्कुल। तो यहां पे मैं बताता हूं कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कौन से पार्ट पे पॉलिश की जाती है भाई, तो हमारे अवतल दर्पण के आउटर पार्ट पे पॉलिश की जाती है। इसके अलावा इसके पास में क्या क्या होता है, मेजर एक्सिस होती है। इस मेजर एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। इस फोकस से दुगनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा और इसके दर्पण के मिड पॉइंट पे आपको पोल मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। हमसे पूछा गया है कि वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी दूरी है, 12 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी है, तो ये कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है,
अब दूरी के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब वस्तु जो रखी गई है ना, ये कहाँ रखी गई, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका 12 सेंटीमीटर पूरा, और वस्तु जो रखी गई है इसकी जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आई। प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। हमारे पास में फोकस दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब दिमाग लगाना, यहां पे प्लस का यूज करूं या माइनस का यूज करूं, 24 लॉक किया जाए। बिल्कुल शिखा सिंह करेंगे। माइनस का यूज करूं या प्लस का यूज करूं, तो भाई बस तो यहां पे आपसे बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। फोकस दूरी आपके लेफ्ट पार्ट पे है, यानी दर्पण के लेफ्ट जगह पे है, इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा। बोला गया है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो वस्तु की दूरी होती है u, और ये कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की। प्लस होगा या माइनस, तो वस्तु भी दर्पण के सामने है, तो दर्पण के लेफ्ट वाले पार्ट में है, इसलिए ये भी क्या होगी, माइनस होगी। अगर दर्पण के राइट में होती तो क्या होता, प्लस होता। ठीक है, मुझे क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, यानी b का मान निकालना है। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/b होता है। ठीक है, फॉर्मूले के बाद में क्या करना है, वैल्यू को रखना है। f की वैल्यू माइनस का 1/12, u की वैल्यू मुझे दी है कितनी, माइनस का 1/8, b की वैल्यू पता करनी है। तो आप यहां से इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं यहां से। 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस का 1/12। यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, और हो जाएगा आपका 1/24। और इसी के साथ ये वैल्यू जो आई है वो 1/b की वैल्यू है। यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 होगी। कितना होगा, सेंटीमीटर या मीटर, तो मीटर है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोकस ऑन टारगेट बीएसएफ एससीएम का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। फोकस ऑन टारगेट, अगर आपका वास्तव में जो नाम है ना, आपने वही काम किया है, फोकस ऑन टारगेट। तो जो टारगेट था वो आपका पूरा हो चुका है, आपका फिजिकल भी क्वालिफाई हो चुका है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ में आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो और आगे देश की सेवा करो, क्योंकि अब आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ये बहुत कैसे ना, ये गर्व का मूवमेंट होता है, गर्व का दिन होता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो भाई, आप अपने साथियों को यहाँ पे पार्टी करा सकते हो। चलो ठीक है, आ गया आंसर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है मेथेन है। मेथेन क्या होती है, CH4, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। मीथेन होती है आपकी CH4। क्लोरीन है, तो यहां पे क्लोरीन के लिए मैं क्या लिखूंगा, Cl2 लिखूंगा। बोल रहा है कि मैथिल क्लोराइड बनाया है, तो मैथिल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैथिल क्लोराइड बना रहा है, तो इसका मतलब है CH3Cl बना रहा है। अब CH3Cl बन गया, अब मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास में एक H बच रहा है और एक Cl बच रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, खुद सोचना कि इसने क्या किया है, CH4 के हाइड्रोजन परमाणु को, यानी CH4 का एक हाइड्रोजन परमाणु था, यहां पे प्रतिस्थापित कर दिया। किसने किसने किया, क्लोरीन ने। ठीक है, तो आप सोचो कि इसके पास में एक जो हाइड्रोजन परमाणु था वो प्रतिस्थापित करके इसने अपने से मिला लिया है, तो इसे क्या कहूंगा मैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहूंगा। कौन सी अभिक्रिया कहूंगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहूंगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि CH4 के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करके मैथिल क्लोराइड बनाना है। तो आप खुद बताओ, अगर प्रतिस्थापन हो रहा है तो अभिक्रिया भी क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आप खुद सोचो। 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है। पहला है, इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास में क्या दिया है, दो कथन दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में हमें बताना है, हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों ही गलत हो सकता है कोई एक सही हो, कोई एक गलत हो। तो यही हमें पता करना है। सबसे पहले कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, क्या कहता है, हमसे कहता है कि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है।
अगर दोनों को मैं क्या करूं, रिएक्शंस करा दूं, तो क्या होगा, क्या जो हमारे पास में सॉल्ट मिलेगा उदासीन होगा? तो भाई खुद सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, और कौन स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ में हमारे पास में जो बेस है यानी क्षार है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की लड़ाई चलेगी कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, दोनों की ताकत बराबर है, तो ये क्या बनाएंगे, जो सॉल्ट बनाएंगे ना वो न्यूट्रल होगा। वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। इस वजह से इसका जो आंसर पहला वाला है, जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा सही होगा। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट इस वजह से सही है कि दोनों ही स्ट्रांग हैं, और दोनों स्ट्रांग हैं तो उदासीन चीजें बनाएंगे। इसके बाद में बी क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। तो आप सोचो, हमारे पास में एसिड तो स्ट्रांग है, एसिड कैसा है, स्ट्रांग है, और बेस जो है वो कैसा है, वो वीक है यानी कमजोर है। तो भाई जो जीतेगा कौन, जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कौन है, तो स्ट्रांग है हमारा एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, और एसिडिक के लिए पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं, और जहां पे बी और सी दे रखे हैं भाई दोनों गलत हैं, तो सबके गलत आंसर आ रहे हैं। ये आंसर यहां पे जो गलत है वो आप उसको सही कर लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो चीजें, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो उदासीन होगा। ठीक है, अगर इनमें से स्ट्रॉन्ग कोई एसिड है तो एसिडिक बनेगा सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस नेचर का बनेगा। सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग है वही तो आगे आएगा। क्यों सीखा, हाँ डी फॉर डंकी, किसे बोल रहे हो ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या कहता है, हमारे सामने कोई एक कुंडली है यानी कोई परिनल का है, जिसे हम सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। तो सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो पहले सोलेनॉइड होता क्या है इसके बारे में जान लें। तो सोलेनॉइड होता क्या है कि एक इस तरीके की लो, यानी हम नहीं कह सकते कोई छड़ होती है, कोई परिनलिका होती है जो कि कुंडलित होती है, यानी कई सारी इसमें क्या होती हैं, कई सारी यहाँ पे कुंडलित चीजें होती हैं, यानी इसको हमने मोड़ दिया है इस तरीके से। अब इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं जोड़ दूं बैटरी से। बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या है कि मैं इसमें करंट को फ्लो कराऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करा देंगे इस वायर में, तो ये कैसा काम करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ये चुंबकीय क्षेत्र बना देगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनाने पर ये वायर भी यहाँ पे काम कैसे करेगा, मैग्नेट की भांति काम करेगा, यानी चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग करते हैं, किसी पे चिपक के बैठ जाते हैं भाई चुंबक, तो उसी की बात हो रही है। तो ए कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथन पर हमें विचार करना है। पहला कथन कहता है परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो आप याद रखना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, भाई किसी चुंबक से दूर चले जाओगे तो कैसा होगा, तो भाई चुंबक के दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, कम ताकतवर होगा। चुंबकीय क्षेत्र ताकतवर ज्यादा कहां होगा, जब आप उसके चुंबक के आसपास होगे। तो अगर मैं चुंबक के बीच में होऊंगा तो अब बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान होगा, और समान है तो आपका ए जो है वो यहां पे सही है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, परिनलिका का एक सिरा छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में कोई जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट होती है इस तरीके से, और हर मैग्नेट के पास में एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। खुद सोचो कि अगर ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना, ये भी तो नॉर्थ और साउथ पोल बना रहा होगा, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जाएंगी, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही होंगी, तभी तो होगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास में नॉर्थ और साउथ की तरह व्यवहार करने वाले क्या होंगे, पोल भी होंगे। अब आपसे बोला जाए कि आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि मेरे को तो दोनों सही दिख रहे हैं, अगर दोनों सही दिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। दीपक कुमार ने आंसर दिया ए एंड बी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। शिखा सिंह ने आंसर दिया है ए आंसर, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसी के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है,
13, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो अधात्विक का गुण बताता है या फिर खुद अधात्विक है, यानी मेटल नहीं है। और मेटल नहीं है तो आप बताओ ए क्या है, बॉक्साइट है। और बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट से मैं क्या बनाऊंगा, बॉक्साइट से तो मैं एल्यूमिनियम बना सकता हूं। अगर मैं बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बना सकता हूं तो ए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। खनिज की यानी माइका की बात आती है, अभ्रक की बात आती है, तो अभ्रक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम कंडक्ट नहीं करा सकते इलेक्ट्रिसिटी को। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अधात्विक गुण वाला है, यानी एक अधातु है, यानी ये नॉन मेटल है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है शिखा सिंह, दीपक कुमार, सभी ने। इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कहता है, 8D क्षमता वाले एक लेंस को 4D, ये 40 लिख गया है, 40 नहीं है, ये D है, यानी डायोप्टर की बात हो रही है, एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो लेंस का संयोजन किस रूप में कार्य करेगा। याद रखना, जब भी किसी भी लेंस का संयोजन किया जाएगा, यहां बोला गया है लेंस को जोड़ रहे हैं, अगर लेंस का संयोजन हो रहा है तो मैं उनकी पावर को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। और ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या दिया है, एक पावर दी है 8D की, और दूसरी पावर जो दी है वो हमें 4D दे रखा है, लेकिन ये वास्तव में 4D नहीं है, ये आपका क्या है मैं बता दूं, ये थोड़ा सा गलत है, प्रिंट हुआ है, ये माइनस का 4D है। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो दूसरी जो पावर है माइनस का 4D है, तो यहां पे टोटल पावर हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4D हो जाएगी, क्योंकि एक पावर जो है वो माइनस की है। ठीक है, अब आपसे अगर ये कहूं कि पावर तो 4D है, पावर प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो यहां पे जो लेंस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वो लेंस हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अगर पावर यहां पे प्लस में है तो लेंस में कौन सा यूज करूंगा, उत्तल लेंस यूज करूंगा। इसके अलावा पावर अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, तो P बराबर होता है 1/F। ये फॉर्मूला तब होता है जब F क्या हो, मीटर में हो। हमें क्या दे रखा है यहां पे, अगर यहां पे बोला गया है F क्या हो, मीटर में हो, तब हम कहेंगे डायोप्टर यानी पावर। तो आप यहां पे फोकस दूरी हमें निकालनी है, पावर क्या हो जाएगी, 1/P हो जाएगी, लेकिन F क्या होगा, मीटर में हो। तब मैं क्या करूं, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा, क्या 100 हो जाएगा, ये हो जाए आपका P 100। यहाँ पे क्या है, ये 100 आपका क्या है, मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना था। पावर कितनी है हमारे पास में, पावर है हमारे पास 4D की, कितना हो गया, 25 हो गया, यानी फोकल लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर की होगी। तो जहां पर 25 आपको दे रखा है वो सही हो सकता है। तो पहले में 50 दिया है, गलत है, बी में 25 दिया है लेकिन अवतल है इसलिए गलत है, सी 50 है, डी हमारे पास में क्या है 25 है लेकिन यहाँ पे उत्तल है, तो बिल्कुल सही होगा डी। शिखा सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर दिया, देख कुछ नहीं था, लेंस का संयोजन था, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट था तो मैंने इसको सही कर दिया। माइनस का 4D हमें क्षमता दे रखी थी, एक 8D की क्षमता थी। ठीक है, यहां पे मैंने संयोजन किया तो दोनों को जोड़ा है, दोनों को जोड़ा तो मेरे पास टोटल पावर कितनी आ गई, प्लस का 4D आ गई, प्लस यूज हुआ है इसलिए उत्तल लेंस यूज होगा। अब यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/F मीटर में, यानी फोकस दूरी अगर मीटर में हो तो पावर जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1/F। अगर मैं इसे क्या कर दूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा F = 100/P या फिर P = 100/F। तो यहां पे मैंने वही किया, पावर की जगह पे 4 रख दिया, आंसर निकल के आ गया 25। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है इसको देखते हैं और उसके बाद में आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें दे रखा है, आज तो मुझे लगता है गलतियों पे गलतियां कर रखी हैं, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक तरफ हमारे पास में 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोधों के लिए बैटरी का यूज किया गया क्योंकि करंट फ्लो करानी है। ये दोनों का संयोजन जो है वो समांतर क्रम में है, और अगर समानांतर क्रम में है तो क्या होगा, अलग अलग हम इनको जोड़ने की बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग जोड़ दिया, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं।
और इसके साथ में जो बैटरी का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट को फ्लो कराऊंगा, तो एक हमारा कितना है 6 ओम का है और दूसरा हमारा क्या है 12 ओम का है। बैटरी की बात करेंगे तो 3 वोल्ट की बैटरी है। अब क्या हुआ, 1 सेकंड टाइम भी दे रखा है, यानी 1 सेकंड। तो इसका मतलब जो है एनर्जी की अगर बात आ रही है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। और एनर्जी का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा यहाँ पे बी आई और टी। और बी आई टी जो फॉर्मूला है, तो मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, आई चाहिए, टी चाहिए। टी मुझे दे रखा है, बी मुझे दे रखा है, आई मुझे पता नहीं है। तो क्या करूंगा, पहले मैं आई निकालूं, और आई के लिए फॉर्मूला होता है बी बराबर आई आर। अब आपसे मैं बोलूं कि आई आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, आर जो हमें दिया है वो समानांतर क्रम में दिया है, तो इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/r। 1/r क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम क्या होगा भैया, 12 हो जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा 3/12। अब 3/12 को अगर मैं काटूं तो क्या होगा, 4 आएगा। क्या आया, 1/4 आया। ये जो 1/4 है ना, ये 1/r की वैल्यू है, इसलिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसलिए r की वैल्यू आ गई 4 ओम। ठीक है, वैल्यू को अब रख दो। वोल्ट हमें कितना देखा है, बैटरी कितनी है, बैटरी है हमारे पास में 3 वोल्ट की। आई पता करना है, आर हमें कितना दे रखा है, आर हमारे पास में है 4। तो आई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, अब उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, क्या हो गया 3/4, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.75। ये क्या है, एम्पियर, क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला होता है या करंट का जो मात्रक होता है 0.75 एम्पियर। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, एनर्जी पता करनी थी मुझे। वोल्ट कितना था भाई 3 है, करंट कितना है 0.75 है, टाइम कितना है 1 सेकंड का है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे 0.75 3 जा कितना हो जाता है 2.25 होता है। 2.25 क्या होगा, क्योंकि यहां पे एनर्जी है तो मात्रक होगा जूल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर सी बोला है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ये है बी, बी आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या किया, पहले हमें समानांतर क्रम में जोड़ा, बोल्ट बैटरी दे रखी थी, एनर्जी निकाल ली थी, एनर्जी का फॉर्मूला बी आई टी होता है। हमारे पास में ना तो हमारे पास केवल बी है, ना आई है, ना टाइम तो है, शायद टाइम दे रखा है, तो केवल क्या है हमारे पास में बी और टी है। आई पता करना है, आई हमने फॉर्मूला लगाया बी बराबर आई आर, क्योंकि ओम का नियम होता है, और ओम के नियम का यूज किया, आर की वैल्यू पता करनी है। आर हमें दे रखा था लेकिन समानांतर क्रम में, क्या किया हमने ऐड किया, ऐड करने पर आर आ गया, आंसर निकाल लिया, करंट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्या कहता है, देखो मनुष्य में श्वसन होता है, सभी जानते हैं कि हम रेस्पायरेशन प्रोसेस जो हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम के द्वारा होती है, इसमें कई सारे ऑर्गन काम करते हैं। नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारे पास में क्या होती है, सांस को इनहेल किया जाता है। हम सांस जब इनहेल करते हैं तो वो कहाँ जाती है, हमारी नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाती है, नजल कैविटी से अंदर पहुंचती है, बिंड पाइप के थ्रू हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों में एल्वियोली होती है, और एल्वियोली यहाँ पे सारी गैसेस में से ऑक्सीजन को फिल्टर करती है। ऑक्सीजन को फिल्टर करने के बाद में उसे ब्लड में घोल देती है, और ब्लड उस पे क्या करता है, और घुलित ऑक्सीजन को लेके जाता है और सेल के पास में जाता है। और जब सेल के पास में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा, और सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा तो ग्लूकोज के साथ में मिलके यहां पे जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज के रूप में प्लस एनर्जी मिलती है। यहां पे जो वेस्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो लेके जाता है ब्लड, ब्लड फिर उसे फेफड़ों तक लेके आता है, और फेफड़ों में फिर से यहां पे क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद सारी गैसेज जो हैं एक्सेल के द्वारा वापस निकल जाती है। तो इनहेल एक्सेल जो हम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो यहां पे क्या होता है, इनहेल एक्सेल में ये जो मैंने इतनी सारी चीजें बोली ना, ये सारी प्रोसेस होती हैं तब बाहर निकलता है। ठीक है, अब बोला क्या क्या गया है, जो हम श्वसन कर रहे हैं इसमें हमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। सबसे पहला बात है गलत बताना है, तो गलत तो भाई सब बता सकते हो। पसलियां अंदर धंसती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है।
भाई गलत की बात करनी थी मुझे, पहला तो आपका ए ही गलत है क्या, एक ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि यहाँ पे पसलियां जो हैं अंदर धंसती नहीं है, पसलियां बाहर की ओर उठती हैं। सांस लो, सांस लो, तो क्या है, ये जो पसलियां है ना, यहाँ पे क्या है, पसलियां है, रिप्स हैं, तो ये क्या हो रहा है, सांस लेने पर बाहर आ रही हैं। अंदर कहाँ जा रही हैं, बाहर ही तो आ रही हैं। सांस लेने पर पसलियां बाहर की ओर उठती हैं, और जो हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम नीचे की ओर सपाट हो जाता है, और छाती की जो गुहा होती है ना, यानी हमारी जो छाती है, इसके पास में कैविटी होती है, यानी खाली जगह होती है, यानी रिप्स के बीच वाला पार्ट, वो जगह आपको कैसी लगेगी, बढ़ते हुए दिखेगी, और वायु जो है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर रही होगी। ऐसा ही तो होता है। हमने सांस ली, सांस लेने पर क्या हुआ, ये हमारी जो पसलियां थी वो बाहर की ओर उठ के आई, डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर हो गया, सपाट हो गया, और छाती में जो कैविटी थी वो कैविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी भर जाती है, और वायु जो है वो हमारी, हमने जो सांस लिया वो फेफड़ों में एंटर करती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ऑक्सीजन में घुलती है, यानी ऑक्सीजन घुलती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो अब आपका सही है, सपाट हो जाता है, सही बात है। वक्षगुहा बढ़ जाती है, यानी छाती हमारी बढ़ जाती है, उस टाइम पे फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, ये बात सही है। ये सारी चीजें मैंने बता दी, आपका गलत आंसर हो गया। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो मैंने बताया, नॉस्ट्रल्स के द्वारा सांस ली जाती है, विंड पाइप के द्वारा ये आपके फेफड़ों में बढ़ती है, फेफड़ों में एल्वियोली पाई जाती है, जिन्हें अंगूर के गुच्छे जैसी आपको दिखती है, यहाँ से ऑक्सीजन फिल्टर होती है, और हमारे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में घुल जाती है, और ब्लड में घुलने के बाद वो आगे बढ़ती है। ये फेफड़ों के नीचे आपको दिखता है, ये होता है डायफ्राम, जो कि आपका पूला गया कि जैसी डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम स्टमक और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच का पार्ट आपका होता है डायफ्राम, जो कि अलग करता है। लास्ट बढ़ता है आपका क्वेश्चन आज का, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, और इस आखिरी क्वेश्चन के बाद में हम यहां पे अगले दिन यानी कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा रोग है एक यौन संक्रामक रोग नहीं है, कौन सा रोग एक यौन संक्रामक, यौन संचारित, यानी यौन का मतलब यहां पे क्या है, सेक्सुअली, जिसे हम कहते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी जहां पर हम सेक्स करते हैं, सेक्स की वजह से कोई डिसीज हो जाए, तो उनमें से ऐसी कौन सी इन चारों में से वो नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे बोला जाए तो क्या नहीं हो सकता, तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूं, हेपेटाइटिस बी जो है, ये भी क्या है, एक वायरल होता है। ये क्या है, हमारे यौन संपर्क में आने के माध्यम से भी यहाँ पे क्या होता है, ये वायरल हो जाता है, और यकृत जो कि लीवर होता है वो उनके उसको प्रभावित करता है। अगली बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस भी कैसी बीमारी है, STD है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। अगर सेक्स के टाइम पर जो चीजें होती हैं वहां पर क्या है, जनन अंग होते हैं, और या फिर मैं कहूँ मलाशय जो होता है, यहाँ पे घाव हो जाते हैं। तो ये कब आते हैं, जब हम यौन संपर्क में आते हैं। तो बी भी आपका क्या, सी भी आपका क्या है, गलत है, सही है। सी बी की याद करूं, एड्स, तो एड्स तो आपको पता ही सबको, HIV वायरस की वजह से होता है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो सेक्स की वजह से भी हो सकती है, इसलिए बी और सी डी जो हैं ये आपकी STD कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे यक्ष्मा के नाम से जानता है, बैक्टीरिया वाली बीमारी है, संक्रमण वाली बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, जिसे हम TB के नाम से जानते हैं। ये भी आप सभी जानते होंगे, TB के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 17। सिका सिंह ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, उसने बोला है संक्रामक रोग नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, नहीं का मतलब है कि यहां पे कोई एक होगा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होगा, यानी STD नहीं होगा। बाकी तीन जो आपको दिख रहे हैं, हेपेटाइटिस, सिफिलिस और एड्स, ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहलाती हैं, STD के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ओनली एक क्वेश्चन गलत हुआ, बहुत अच्छी बात है अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो। इसी के साथ में आज की क्लास में, आज के ये टॉपिक जो चल रहा था, यानी जो हमारी क्लास चल रही थी 26 अगस्त 2022 में जो शिफ्ट हुई है, थर्ड शिफ्ट का आज का पेपर मैंने कराया था। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आज भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की अदर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहां पे आपको ग्रुप डी की, साइंस की और GS और मैथ्स, इन सारी GS की यानी तीनों की क्या मिल जाएंगी, PYQs की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उन पर जा सकते हैं और वहां पे सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे 17 अगस्त 2022 से सारी शिफ्ट चल रही हैं और आज 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट को मैंने यहां पे कंप्लीट करा दिया। इसी के साथ में आपको चाहिए होता है PDF,
तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जो आपको चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करिएगा, वहां पर जाओगे तो आपको हमारा इस टाइप का, यानी ये यादविन स्मार्ट क्लासेस में दिख जाएगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस की लिंक और उसके बाद में उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं कि हमारा एक बैच आ रहा है जिसे हम साइंस स्पेशल बैच कह रहे हैं, 99 रुपए में आपको मिलने वाला है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट कराने वाला हूं। आप खुद दिमाग मैं अगर यहां पे बात करूं कि साइंस का बैच 99 रुपए में है, तो खुद दिमाग लगा के हम कह सकते हैं कि हमें एक सब्जेक्ट 33 रुपए में पड़ रहा है। क्या कोई 33 रुपए में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहा है? नहीं। हम 99 रुपए में आपको पूरी साइंस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि आपके सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि हम डेली लाइव क्लासेस लेंगे, रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहेगी ये सारी क्लासेस। इसके अलावा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी, यानी जो पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको मिलेगी। इसके साथ ही हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। जो कंटेंट रहेगा इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। अगर आपने मेरी डेमो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर डेमो क्लासेस को देख सकते हैं, तो वहां पे आप कंटेंट को भी देख सकते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है, और किस तरीके से इमेजिनेशन के साथ मैं आपको कंसेप्ट बेस पे आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट थ्योरी रहेगी, अपडेटेड कंटेंट रहेगा, जो एग्जाम में आने वाला होगा केवल वही मैं पढ़ाऊंगा, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड होगा केवल वही पढ़ाया जाएगा। फालतू की चीजों पे हम फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि हमें बस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये बैच आपको, ये सारी चीजें केवल 99 रुपए में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन वहां पे करेंगे तो हमारा एक इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। 99 रुपए में मात्र 99 वाला बैच, जो आपको साइंस के जितने भी डाउट होंगे उनको खत्म करेगा। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि जो बैच हमारे और चल रहे हैं, जिसमें हमारा यूपीएसआई 2025 के लिए एक बैच आने वाला है जिसका नाम रहेगा सम्मान बैच। और इस सम्मान बैच में आपको ये सारे टीचर जो कि आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो मूल बुद्धि हो, या फिर मैं कहूं कि आपकी बायोलॉजी या आपकी साइंस हो, या फिर ज्योग्राफी हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपको यहां पे कंप्लीट कराए जाएंगे मात्र 399 रुपए में। तो ये बैच आपको 399 में मिलने वाला है। इसके साथ ही ग्रुप डी का चैंपियन बैच भी आपको 399 रुपए में मिलने वाला है, तो आप इन बैचेस को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इतने सस्ते आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल रहने वाला है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये बहुत कह सकता है ना, फायदे का सौदा है। इससे ज्यादा फायदा आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको कल शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जहां पे हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराते हैं, उसका एनालाइजेशन कराते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों को हम कराते हैं। इसी के साथ में आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काची